Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014 एक ऐसी घटना जिसमें पूरी का पूरी फ्लाइट गायब हो जाती है। जी हाँ, एक ऐसी फ्लाइट जिसमें बैठे थे 239 लोग जो अचानक गायब हो जाती है। आखिर ये फ्लाइट गई कहाँ, ये फ्लाइट कैसे गायब हुई, इस बात का किसी को अभी तक कोई पता नहीं है। ये बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशिया एयरलाइंस से एक फ्लाइट MH370 उड़ान भरती है जिसको 5.5 घंटे में बीजिंग पहुंचना था। ये फ्लाइट आमतौर पर इस रूट पर चलती रहती है। इस फ्लाइट में 239 लोग थे जिसमें 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट का पायलट जाहिर अहमद शाह था। ये पायलट काफी अनुभवी था, जिसे 33 साल का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इस फ्लाइट का को पायलट फाहिद हामिद था, जिसे लगभग 7 साल का प्लेन उड़ाने का अनुभव था। ये फ्लाइट लगभग रात के 1:08 पर मलेशिया एयरलाइन को पार कर जाती है और ये फ्लाइट इसको पार करने के बाद साउथ चाइना सी पर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। ये फ्लाइट अभी भी कोलालमपुर ATC के कंट्रोल में थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रात के 1:19 पर यह फ्लाइट मलेशिया एयर स्पेस से पार होकर के वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच जाती है। वियतनाम एयर स्पेस की ATC हो चिन मिन इस फ्लाइट को संपर्क करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था और वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के बाद ये फ्लाइट अचानक कोलालमपुर ATC की रडार से गायब हो जाती है। कोलालमपुर रडार से गायब होने के लिए ये कोई खास वजह नहीं थी, क्योंकि कोलालमपुर से ये फ्लाइट काफी दूर थी और कुछ देर बाद ये फ्लाइट वियतनाम ATC की रडार से Malaysian 370, stand by. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to base. से भी गायब हो जाती है। हो चिन मिन ATC लगातार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। वियतनाम ATC इस फ्लाइट के गायब होने के बारे में कोलालमपुर ATC को खबर देती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये फ्लाइट गई कहाँ, आखिर ये फ्लाइट ऐसे कैसे गायब हो सकती है। सबको यही लग रहा था कि प्लेन में कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा। Malaysian 370. Malaysian 370, Lampu radar, good morning, climb flight level 250. Morning, level 250, Malaysian 370. Malaysian 370, climb flight level 350. Level 350. और इसी के साथ सुबह हो जाती है। सुबह के 6:30 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड करना था, लेकिन ये फ्लाइट बीजिंग नहीं पहुंचती है। इस सब के बावजूद सुबह सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। जहां इस फ्लाइट से आखिरी बार संपर्क हुआ था, उसके लगभग 100 किलोमीटर एरिया के दायरे में समुद्र में इस फ्लाइट की छानबीन की जाती है। ये सर्च अभियान इतना बड़ा था कि दुनिया के लगभग 7 देशों ने अपने जहाजों को इस सर्च ऑपरेशन में शामिल किया था। लगातार 4 दिन के सर्च ऑपरेशन चलने के बाद ये फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चलता है। इस घटना के 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से जुड़ा एक नया रहस्य सामने आता है। एक ऐसा रहस्य जिसने हम सभी के होश उड़ा दिए। ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन एक मिलिट्री रडार ने अभी भी इस फ्लाइट का पीछा कर रखा था। जब ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची तो ये सिविलियन रडार से तो गायब हो गई थी, लेकिन मिलिट्री रडार ने अभी भी इस फ्लाइट का पीछा कर रखा था। वियतनाम एयर स्पेस पार करने के बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लेकर यू टर्न लिया था।
जब ये फ्लाइट पिनांग शहर को पार करने के बाद आगे बढ़ी तो इस फ्लाइट ने मलक्का स्टेट की तरफ टर्न लिया और ये फ्लाइट अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री रडार ने इस फ्लाइट को पकड़ रखा था, लेकिन उसके बाद इस रडार का संपर्क भी फ्लाइट से टूट जाता है। अभी तक जिस जगह पर इस फ्लाइट को खोजा जा रहा था वहां पर तो इस फ्लाइट का कोई अता पता था ही नहीं। इस सब घटना के बाद एक और सवाल बनता है कि आखिर ये फ्लाइट इंडियन ओशन में क्यों गया? आखिर ये फ्लाइट सिविलियन रडार से व मिलिट्री रडार से क्यों गायब हो गया? आखिर ये फ्लाइट वापस क्यों उड़ा? अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती आ जाती है, इंडियन ओशियन के एक बड़े भाग में इस फ्लाइट को खोजना। अब तक जो खोजकर्ताओं की टीम इस फ्लाइट को मलेशिया, थाईलैंड, साउथ चाइना सी व वियतनाम में ढूंढ रही थी, अब उसके पास एक ये बड़ी चुनौती थी कि इस फ्लाइट को इंडियन ओशियन में ढूंढना है। कई दिनों की खोजबीन करने के बाद भी इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चलता है। अभी तक सब लगभग इस घटना से परेशान थे, लेकिन इस कहानी में एक और नया मोड़ आता है। कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि इस फ्लाइट ने बार बार सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये फ्लाइट बोइंग 777 था। इस फ्लाइट में ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन करने का सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये फ्लाइट बार बार इन मार्स सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इसी डेटा को डिकोड करने से पता चलता है कि जब ये फ्लाइट सीधा उड़ रहा था तो इसने एक और राइट टर्न लेकर लगभग 5 घंटे तक उसी दिशा में उड़ान भरी थी। और जब डेटा की जानकारी निकाली तो इस जहाज ने लगभग 7 बार सैटेलाइट से संपर्क करने की कोशिश की थी। इसने लगभग अंतिम बार संपर्क 8:19 पर किया था। खोजकर्ताओं ने जब जानकारी निकाली तो इस जहाज का ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर होने का पता बताया, जो इंडियन ओशियन का एरिया कहलाता है। और फिर इसके बाद दुनिया के सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन इसमें भी इस जहाज का कोई अता पता नहीं मिलता है। के बाद अप्रैल 2014 में इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है और डीप सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है, जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे मैपिंग की जाती है और इस जहाज को ढूंढा जाता है। ये सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था, जिसमें लगभग 7 देशों ने भाग लिया था, लेकिन फिर भी इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चलता है। लगभग 3 सालों के इस सर्च ऑपरेशन के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। इस जहाज के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर पे एक आइलैंड पर इस जहाज का एक टुकड़ा पाया जाता है। इस टुकड़े की अच्छे से जानकारी करने के बाद पता लगता है ये टुकड़ा जो था फ्लैपरोन था। फ्लैपरोन जहाज का वह हिस्सा होता है जो जहाज को लैंड कराने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जब इस फ्लैपरोन के टुकड़े को अच्छे से खोजा गया तो एक भयानक मंजर सामने आया, जिससे ये पता लगता है कि इस जहाज को पानी में लैंड कराया गया था। ये फ्लाइट पानी में क्यों लैंड कराया गया था, या फिर इस फ्लाइट को जानबूझकर क्रैश कराया गया था? कई सारे सवाल बनते हैं, लेकिन इन सबको ध्यान में रखते हुए मलेशिया पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक भयानक जानकारी निकलकर सामने आई, जिसने सभी को चौंका दिया। पहले कुछ ऐसा माना जा रहा था कि इस प्लेन में शॉर्ट सर्किट के कारण शायद आग लग गई होगी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया होगा और इस जहाज से संपर्क टूट गया होगा, जिससे कि कप्तान ने इस जहाज को वापस मोड़ा ताकि मलेशिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके। लेकिन सवाल ये बनता है कि इस प्लेन ने मलेशिया में लैंडिंग क्यों नहीं की? इसके काउंटर में ये बात निकल कर आती है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से प्लेन के कैबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, जिससे कि दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे और फ्लाइट जो है ऑटो पायलट मोड पर चला गया होगा।
जिससे कि फ्लाइट मलेशिया में लैंड नहीं करा सके। लेकिन इसके विपरीत जब एक्सपर्ट ने अध्ययन किया और एक्सपर्ट के अनुसार अगर बात माने तो इस प्लेन ने पिनांग शहर को पार करने के बाद एक शार्प टर्न लिया था। अगर एक्सपर्ट की माने तो ऑटो फ्लाइट कोई भी इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता। इसका मतलब यह है कि फ्लाइट को जानबूझकर टर्न किया गया होगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि फ्लाइट में कोई भी तकनीकी खराबी नहीं थी। अब कुछ ऐसा माने जाने लगा कि शायद फ्लाइट को हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया होगा और वो अपने हिसाब से पायलट को दिशा निर्देश दे रहे होंगे, जिसकी वजह से पायलट ने यू टर्न लिया होगा। इसी कारण से अब सरकार ने जितने भी यात्री बैठे थे उनके बैकग्राउंड को चेक करना शुरू कर दिया और जिसमें पाया कि 2 यात्री ऐसे थे जिन्होंने जाली पासपोर्ट से सफर कर रहे थे, जिससे माने जाने लगा कि शायद इन दोनों ही प्लेन को हाईजैक किया है। इसकी वजह से इन दोनों का बैकग्राउंड चेक किया जाने लगा, जिसमें निकल करके आया कि इन दोनों का कोई भी किसी भी आतंकवादी से या किसी भी आतंकवादी घटना या आतंकवादी गिरोह से कोई संपर्क नहीं है। ये दोनों तो सिर्फ चोरी के पासपोर्ट से सफर करके यूरोप में सेटल होना चाह रहे थे। ये पहले मलेशिया से बीजिंग जाते और बीजिंग से यूरोप जाते और यूरोप में जाकर के सेटल हो जाते। तो फिर इस फ्लाइट MH370 की घटना के पीछे किसका हाथ था, जिसकी वजह से मलेशियन पुलिस ने इन दोनों पायलट का बायोडाटा चेक किया और उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा दी। जब पायलट की जानकारी निकालने के बाद उसके घर पे जानकारी निकाली तो अहमद शाह के घर पे एक फ्लाइट सिमुलेटर पाया गया। फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से पायलट एक रियल फ्लाइट उड़ाने का अनुभव करता है। वैसे तो फ्लाइट सिमुलेटर किसी भी पायलट के घर पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो तब थी कि उस फ्लाइट सिमुलेटर में वैसे ही दिशा, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स शामिल थे जैसे कि इस फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। मानो ऐसा लग रहा था कि इस फ्लाइट को गायब करने का या इस फ्लाइट को या इस पाथ पे उड़ान भरने का अनुभव। From Boeing, Australian oceanographers, NU WhisperNet amateur radio wave technology. I've been tracking back through the data and out of that tracking MH370. I'm sure they will be able to find. ये पायलट लगभग पिछले कई महीनों से कर रहा था। ये बात सीधी कप्तान को कटघरे में ला करके खड़ा कर देती है। क्या वास्तव में कप्तान ही वो व्यक्ति था जिसने फ्लाइट MH370 को गायब किया? अगर ऐसा है तो इस घटना को हम एक बार फिर दोबारा से गहराई से जानते हैं। दरअसल जब फ्लाइट टेक ऑफ करने के 42 मिनट बाद वियतनाम एयर स्पेस में प्रवेश करता है तो मलेशिया ATC अपने कंट्रोल को छोड़ करके वियतनाम एयर ATC कंट्रोल को दे देती है, लेकिन वियतनाम ATC का संपर्क प्लेन से नहीं होता है। ऐसा तभी संभव होता है जब ट्रांसपोंडर की कोई ना कोई कमी आ गई हो। ट्रांसपोंडर की वजह से ही फ्लाइट की करंट लोकेशन व फ्लाइट कहाँ किस समय पर कहाँ है के बारे में पता चलता है। ट्रांसपोंडर का बंद होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्लाइट MH370 एक मॉडर्न फ्लाइट था जिसमें कई सारे तरीके थे। कम्युनिकेशन डिवाइसेस कई सारी ऐसी थी जो ATC से संपर्क कर सकें। सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस एक साथ बंद हो जाएं, ऐसा अभी तक के इतिहास में संभव नहीं है और ना ही कभी हुआ है। इसका मतलब यह है इन डिवाइसेस को किसी ने जानबूझकर बंद किया था। अगर प्लेन में तकनीकी खराबी थी तो प्लेन को लैंड क्यों नहीं कराया गया? क्या पायलट ने जानबूझ करके मलेशिया व थाईलैंड के बीच से इस फ्लाइट को निकाला था, जिससे थाईलैंड ATC को लगे कि प्लेन जो है मलेशिया ATC के कंट्रोल में है और मलेशिया ATC को लगे कि प्लेन थाईलैंड ATC के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि पायलट नहीं चाहता था कि इस प्लेन को कोई ट्रैक करे। कुछ लोगों का मानना है कि अहमद शाह घरेलू मामलों की वजह से कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहा था, जिसने सुसाइड करने की वजह से पूरे प्लेन को ही अपने साथ डुबा दिया
या पूरे प्लेन को ही क्रैश कर दिया। ये बात कितनी सच है इस बात का अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन इस घटना में 239 लोग गायब हुए थे जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी फ्लाइट MH370 की कहानी, जो एक रियल घटना है।